एक सोसाइटी की नज़र में सोसाइटी की नज़र में सक्सेसफुल औरत वो है जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज लाइफ गुजारती है, जो सबको खुश रखती है, खुद खुश रहे ना रहे। कि ये जो तज़ाद है दोनों एक वर्किंग मैन और वर्किंग वुमन में, इसको किस तरह हम ख़त्म कर सकते औरतें जो कि सास बन करके घर में बैठी हुई होती हैं, लेकिन वो ये रियलाइज नहीं करती कि जब मेरा बेटा आता है उससे तो हमें देना है वीआईपी प्रोटोकॉल। हैं? लेकिन वही जब थक हार के एक औरत घर में आती है, उसे बच्चे भी संभालने हैं, जल्दी जल्दी खाना भी बनाना है, शौहर को भी खुश रखना है, उसकी नेक्स्ट डे की भी तैयारी। हम मेरा जिसम मेरी मर्जी तक तो तब पहुंचेंगे जब ये गैरत के नाम पर औरतों का कत्ल होना खत्म होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ म्यूजिक्स विद हानिया। मेरा नाम है हानिया काज़मी और आज मैं आपके लिए एक नई एपिसोड लेके आई हूँ अपने शो में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो आजकल का एक सोशल टॉपिक है, जिसमें हम वुमेन राइट्स पे भी बात करेंगे और ये बात करेंगे कि औरत के लिए क्या ज़रूरी है, शादी या फिर करियर। इसमें बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स आ सकते हैं। कुछ ख़वातीन के लिए शादी इंपॉर्टेंट होती है एट अ सर्टेन एज और कुछ लोगों के लिए करियर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे साथ की जो आज गेस्ट हैं वो हैं मिस मारिया, जो कि एक एजुकेशनिस्ट है नमल यूनिवर्सिटी में और इसके साथ-साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और एक ट्रेनर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मारिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हानिया, हाउ आर यू? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो। माय प्लेजर। अच्छा, आज मारिया हम बात करेंगे कि आजकल की जो ख़वातीन हैं, वो उनकी एम्पावरमेंट पे बहुत बात होती है क्योंकि हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा जो एक पॉपुलेशन है वो ख़वातीन का है। तो इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो एक पर्सपेक्टिव है कि जो औरत करियर ओरिएंटेड होती है या जॉब करना चाहती है, अपना करियर बनाना चाहती है, उसकी शादी नहीं हो पाती क्योंकि लेट हो जाता है, वो बहुत सारा टाइम उसमें उनका चला जाता है, या जिन ख़वातीन की शादी हो जाती है, वो करियर के बारे में कुछ नहीं कर पाती। तो इसमें आपका क्या पर्सपेक्टिव है? देखिए, करियर और शादी ये सवाल हमेशा औरत से ही क्यों होता है? मेरा तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि क्या शादी के बाद करियर को परस्यू नहीं किया जा सकता? और अगर परस्यू कर रहे हैं, तो वो मर्द जो कि उनकी सबसे बड़ा सपोर्ट बनना चाहिए, सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए, उन्हें इश्यू क्यों हो जाता है? तो आपको ऐसा क्या लगता है कि ये क्वेश्चन क्यों है औरतों से, हमारी सोसाइटी में स्पेसिफिकली? मुझे कभी-कभी ये लगता है कि इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं इसके पीछे। जब इनसिक्योरिटीज़ आती हैं, कभी-कभी आपके अपने घर का मर्द, वो भाई या वो बाप जिसकी तरफ वो औरत देखती है कि शायद ये हमारे सपोर्ट सिस्टम बनेगा, वही कहीं न कहीं उसको कहता है कि नहीं बेटा शादी करो, घर बसाओ, हमारी जान छोड़ो, हमारे खर्चे कम करो। उसके बाद वो एक घर में जाती है, बहुत सारे ख्वाहिशात लेकर जाती है। वहाँ हस्बैंड कहता है घर बैठो बच्चे पालो। अच्छा, इसमें आजकल जो देखने में आए मैं प्रैक्टिस जो करती हूँ उसमें भी और इर्द-गिर्द में भी 2 एक्सट्रीम्स हैं। एक एक्सट्रीम है जो पहले से ही लड़की के दिमाग में डाल रहे होते हैं कि बस अब तुमने इंटर कर लिया, अब तुम्हारी शादी कर देंगे, आगे पढ़ना क्यों है? और एक एक्सट्रीम ये भी है कि कुछ घरों में लड़कियों की शादियाँ जानबूझ के डिले हो रही होती हैं क्योंकि वो फाइनेंशियली अपने घरवालों को सपोर्ट कर रही होती हैं। स्पेशली वो लड़कियाँ जो पढ़ाई में आगे जाके अपना करियर भी ले रही होती हैं क्योंकि घर में वो उनकी एक इनकम आ रही होती है, बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ देयर इनकम इज़ बीइंग यूज्ड टू रन द हाउसहोल्ड। तो उसमें भी ये होता है कि वो उन बच्चियों की शादियों का कोई कॉन्सेप्ट माँ-बाप के दिमाग में होता ही नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पढ़ी-लिखी औरत कभी-कभी ना हमारे यहाँ टैबू बन जाती है कि पढ़ी-लिखी है, इसका दिमाग तो सातवें आसमान पर होगा। लेकिन वही पढ़ी-लिखी औरत जब घर में पैसे लाने शुरू कर देती है, हुँ। तो बड़े फ़ख्र से माँ-बाप बताते हैं, ये हमारी बेटी नहीं बेटा है। फिर उसके लाने वाले पैसों की इतनी ज़रूरत पड़ जाती है कि वो पूरे घर को सँभालना शुरू कर और देती है। फिर उनका शादी क्वेश्चन बाहर ही चला जाता है। फिर वो उनको बेटा ही चाहिए होता है। बिल्कुल। बेटा चाहिए होता है तो फिर उस बेटे से वो सिर्फ़ कमाने की तरफ लगा देते हैं और हुँ। बाकी सारे लोग घर में बैठ जाते हैं। और ये अक्सर शौहरों का भी होता है प्रॉब्लम। ऐसा ही है। कि जब बीवी कमाने लगती है, हमने अक्सर देखा है घर ही बैठ जाता हूँ। और एक तो और इसमें ऐसा होता है कि पर्सपेक्टिव। अगर औरत और मर्द दोनों कमा रहे हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक खातून है, सुबह बन-ठन के घर से निकली हैं, तो ये समझा जाता है कि वो भई मज़े करने बाहर जा रही हैं, तो इनका क्वालिटी टाइम है। जबकि वो भी थक-हार के पूरे दिन के बाद जब घर वापस आती हैं, तो उनको घर के काम भी करने हैं, उनको खाना भी बनाना है, उनको बच्चों को भी देखना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं, उनको पूरी करनी है। ऑन द अदर हैंड, वही आदमी जब पूरा दिन काम करके जब घर पे वापस आता है, तो ये समझा जाता है कि भई पता नहीं इसने क्या बाहर झेला होगा, अब घर में आया है तो फिर चिक-चिक, चिक-चिक उसको आराम करने दो। और छुट्टी वाले दिन भी ख़वातीन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई आज तो छुट्टी है तो आज सारे घर के काम वो करेंगी। ईद, बकरीद सारे काम ख़वातीन करेंगी, लेकिन मर्दों के लिए वो छुट्टी ही होती है। इसके बारे में आप क्या कहेंगी कि ये जो तज़ाद है दोनों एक वर्किंग मैन और वर्किंग वुमन में, इसको किस तरह हम ख़त्म कर सकते हैं या इसका रूट कॉज़ क्या है? इसका रूट कॉज़ वो औरत है जो कि सास बन कर के घर में बैठी हुई होती हैं। लेकिन वो ये रियलाइज़ नहीं करती कि जब मेरा बेटा आता है, उसे तो हमें देना है वीआईपी प्रोटोकॉल। हुँ। लेकिन वही जब थक-हार के एक औरत घर में आती है,
उसे बच्चे भी सँभालने हैं, जल्दी-जल्दी खाना भी बनाना है, शौहर को भी खुश रखना है, उसके नेक्स्ट डे की भी तैयारी करनी क्योंकि है। पूरा दिन तो वो बाहर थी ना, आउटिंग पे तो बाहर ऐसे थी, वो तैयार होकर गई थी, उसने काम थोड़ी किया। उसने तो अपने लिए सब कुछ किया, लेकिन जब वो इनकम लाएगी, तो फिर ये सवाल होगा कि ये तो अपने लिए क्यों कमा रही है, घर में क्यों नहीं लगा रही? यही होता है, यही मोस्टली ससुराल का पर्सपेक्टिव है कि क्योंकि औरत कमा रही है तो अपने ऊपर लगा रही है। अगर उसने अपने ऊपर कुछ खर्चा कर लिया जो कि नीड है, ऑब्वियसली वो बाहर जा रही हैं तो उनको अपने ऊपर थोड़ा बहुत तो खर्चा करना ही है। तो ये होता है कि औरत कमा रही है तो अपने लिए कमा रही है, मर्द कमा रहा है तो वो तुम्हारे लिए कमा रहा है, बच्चों के लिए कमा रहा है। अच्छा, आपकी नज़र में एक सक्सेसफुल औरत क्या है? देखिए, सक्सेसफुल औरत की सक्सेस सोसाइटी पे डिपेंड नहीं करती, सोसाइटी के नॉर्म्स पे डिपेंड नहीं करती। मेरा जहाँ तक ख़्याल है, सक्सेसफुल औरत वो है जो कि सैटिस्फाइड है अपनी लाइफ से। लेकिन वो हमारी नज़र में सक्सेसफुल औरत है। एक सोसाइटी की नज़र में सक्सेसफुल सोसाइटी औरत की क्या है? नज़र में सक्सेसफुल औरत वो है जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ गुज़ारती है, जो सबको खुश रखती है, खुद खुश रहे ना रहे, बिल्कुल। दुनिया वाले उससे खुश हैं, तो वो दुनिया की नज़र में सक्सेसफुल है। लेकिन हर इंसान की एक नीड है और मेरे ख़्याल से हर हर इंसान सक्सेसफुल तभी होता है जब वो इंटरनली सेट, जब वो सुकून में लेकिन औरत को उस कैटेगरी में हम रखते नहीं है ना। बिल्कुल ऐसा। औरत के लिए औलाद को खुश रखना है, शौहर को खुश रखना है, माँ-बाप को खुश रखना है, बहन-भाइयों को खुश रखना है, सोसाइटी के हर इंसान को खुश रखना है, अपनी बारी बड़े एंड में आती है। तो ये औरत इस चीज़ को कैसे कैटर करे? वो कैसे अपने आप को खुश रखे, ये सोचते हुए कि भाई अगर वो अपने आप को खुश रखने लगी तो बाकी बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएँगी। देखिए, औरत को भी ये रियलाइज़ करना चाहिए कि वो इंसान है। हुँ। देखिए, कभी-कभी हम अदर वे अराउंड पर भी जाते हैं। अदर वे अराउंड क्या है कि चलें हमने इनको खुश रखा, थोड़ा-सा हम अपने ऊपर भी स्पेंड कर लें। उसमें जो उँगलियाँ उठेंगी आपके ऊपर उसका क्या करेंगे हम? कुछ उँगलियों को इग्नोर करें, कुछ को थोड़ा बहुत आप कैटर कर लें। देखिए, आपकी जो इमीडिएट फैमिली है उसे खुश रखना है। औरत का फिर एक रोल आ जाता है। वो रोल है कि उसको अच्छी बीवी भी बनना है, अच्छी बेटी भी बनना है, अच्छी बहन भी बनना है, अच्छी माँ भी बनना है, अच्छी बहन भी बनना है। तो उन उँगलियों को तो थोड़ा-सा आप देख लें। लेकिन ये जो हर उँगली को आप अगर देखना शुरू कर देंगे, तो आपका दिमाग जो है सबके लिए नहीं, कभी भी तैयार मसला है। तो यहाँ आता है मारिया कि उँगली हम वही देख रहे हैं जो हमारी इमीडिएट फैमिली है, वो लोग जो हमारे लिए मैटर करते हैं। लेकिन उनकी उँगलियाँ नहीं भी उठ रही होती, बाकी जो पीछे वाली जो सारी अवाम है, जो लोग बहुत क्या नॉन कहेंगे? सिग्निफिकेंट अवाम है, वो इतना ज़्यादा पिन करती है कि वो उँगलियाँ ऑटोमैटिकली हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इज़्ज़त, कि माशरे की इज़्ज़त, बाप भाई की इज़्ज़त का ठेका सिर्फ़ औरत ने ही उठाया हुआ है। तो अगर औरत कुछ ना भी कर रही हो तब भी वो जो पीछे उँगलियाँ उठ रही होती हैं वो जो हमारी इमीडिएट मर्द होते हैं, हमारी फैमिली के मर्द होते हैं, उनको इतना पिस ऑफ कर देते हैं कि वो जो है फिर उनका रिएक्शन आना शुरू हो जाता है। इसके लिए हम अपने मर्दों से किस तरह कम्युनिकेट करें कि भाई आपके लिए मैं इम्पोर्टेंट होनी चाहिए हूँ, लोग क्या कह रहे हैं नहीं, अगर कुछ घर में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा, घर भी मैं देख रही हूँ, बच्चे भी मैं देख रही हूँ, आई एम ब्रिंगिंग अ लॉट टू द टेबल एज़ वेल। तो उसमें फिर किस तरह ये कम्युनिकेशन हो कि वो उस मर्द को ये बात समझ भी आए कि भाई हमारा ही फ़ायदा हो रहा है। किस तरह इसमें एक अच्छा कम्युनिकेशन होना मर्द चाहिए? बनाने के लिए मेरा ख़्याल है कि अपने बेटों की तरबियत अच्छी करें। जिस दिन बेटों की तरबियत अच्छी हो गई, उन्हें ये पता है कि हमारी बहन सिर्फ़ उठ के खाना नहीं बनाएगी, हम भी उठ के कोई काम कर सकते हैं। हम माज़ूर नहीं हैं। देखिए, हर वो इंसान डिपेंडेंट है जो अपने सारे काम खुद नहीं कर सकता। हम क्यों पानी मँगवाना होता है तो बेटी को आवाज़ देते हैं। हमने ये क्यों सोचा हुआ कि भाई के कपड़े ये इस्त्री करेगी, खुद भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये वाली चीज़ जब आप अच्छी तरबियत करेंगे बेटों की, हुँ। तो इमीडिएटली आपको इसका इफ़ेक्ट नहीं आता। लेकिन वो अच्छी तरबियत शायद एक अच्छा शौहर बनाएगी, एक अच्छा बाप बनाएगी और एक अच्छा भाई भी बनाएगी और आपको एक अच्छा बेटा भी चाहिए। तो शायद वहाँ से ये चीज़ सही हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें, तो देखिए इज़्ज़त का सारा ठेका औरत ने ही लिया हुआ है। हम कहते सही हैं है। कि औरत हमारी गैरत आती है औरत पे। घर में बढ़ा लो औरत को। हुँ। बाहर किसी मर्द ने बुरी नज़र से देख लिया है, तो ये नहीं कहेंगे प्रॉब्लम है। कि उसकी गलती है। कहेंगे इसको घर बैठा दो। आज के बाद इसको तालीम लेने के लिए बाहर नहीं भेजना। नौकरी कर रही है, लोग क्या कहेंगे बिल्कुल। कि हम क्या इसके पैसों पे पल रहे हैं। चलो इसको घर में बैठा दो। हुँ। काम करना है छुप के कर लो। उस कमाई को भी हम खा लेंगे, हुँ। लेकिन हम छुपा के रखेंगे। और यही एक पर्सपेक्टिव है कि औरत घर से बाहर निकलती है, इंडिपेंडेंट होती है, तो यही कि वो बिगड़ जाएगी। वो हमारे आगे जो है रूड हो जाएगी या ज़बान चलाना शुरू कर देगी, हमारे बस से निकल जाएगी। इसी तरह जब औरत बाहर जाए, कुछ केसेज़ ऐसे होते भी होंगे, मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा नहीं होता, होता भी है कि ख़वातीन को जब एक्सपोज़र मिलता है, जो जिनकी कहीं न कहीं लैकिंग इन पर्सनैलिटी आ रही होती है, कहीं न कहीं वो प्रे हो भी जाती होंगी इन चीज़ों की। लेकिन उस सिचुएशन में भी जहाँ एक औरत किसी कोई गलती कर बैठती है, उसमें भी
जो कसूरवार है उस 2 सिनेरियो में वो औरत ही है। जो दूसरा एक और जेंडर है उस सिनेरियो में, उस पे कोई उँगली नहीं उठती। वो मेरे ख़्याल से घर जाके नॉर्मल भी होते हैं, या वो अगली बेचारी पिट-पिट के शायद जान से उसको मार दिया भी जाता है। देखिए, हमारी एक्ट्रेस ने एक बात कही थी, हिरा मानी की मैं बात कहती हूँ। उन्होंने कहा था मर्द बड़ी प्यारी चीज़ है, बेहतरी। तो उन्होंने तो पहले ही कह दिया कि ये तो हर गलती से पाक है। गलती तो होती है औरत की हरकत। जब हमने ये सोच ही लिया कि वो तो गलती करे तो वो तो खता का देखिए, वो तो उन्होंने इसलिए कह दिया ना, उनको भी तो एक्सेप्टेंस चाहिए ना। ये जो भी क्योंकि अगर कहें तो ये फेमिनिज़्म और उसके अगेंस्ट जो एक और पर्सपेक्टिव है एंटी फेमिनिज़्म, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, मर्द बहुत प्यारी चीज़ है, जो कि यकीनन है, औरत भी बेचारी प्यारी चीज़ है, मर्द भी वो तो प्यारी चीज़ कहते है हैं। अपनी-अपनी जगह। लेकिन जो मर्द ज़्यादा प्यारी चीज़ है, उसमें ऐसा है कि मुझे ऐसा फ़ील होता है कि वो शायद एक्सेप्ट होना है उन्होंने। वो एक्सेप्टेंस का इतना ज़्यादा उनके अंदर एक नीड है कि वो उसमें वो चीज़ें भी ओवरलुक करने को तैयार है, अपने राइट्स ओवरलुक करने को तैयार हैं, जस्ट बिकॉज़ दे वांट टू बी एक्सेप्टेड इन मेल शोविनिस्ट सोसाइटी। अच्छा, फेमिनिज़्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा प्योर था। हुँ। उसको दूसरा एंगल दे दिया गया। अब जब मेरा मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी या अपने अगला खाना खुद खुद गर्म कर गर्म लो। कर लो, अपने कपड़े खुद इस्त्री कर लो, बात सही है। हुँ। कहने का तरीका शायद ऐसा था कि या कहने का तरीका ऐसा था या शायद वो जो मर्द है, जो बहुत डोमिनेंट है, उसने इस बात को इतना ज़्यादा नेगेटिव ले लिया कि उससे कहा ये सारी औरतें तो साइड पे करो। हुँ। इनका तो कोई हमारे मतलब हमसे लेना-देना नहीं है। हालाँकि वो मैसेज बड़ा पॉज़िटिव है। देखिए, पूरी दुनिया में ना औरत ही सप्रेस्ड है, अगर आप देखें तो। ऐसे ही है। आपके घर में हम तो रहते ही मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में। तो हम जब हम ये बात करते हैं तो हम ये बात नहीं करते कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। हम ये बात करते हैं कि जो मेरा जिस्म है, ये उसकी भी कुछ राइट्स हैं, बिल्कुल। उन राइट्स को दे दो। हम मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी तक तो तब पहुँचेंगे जब ये गैरत के नाम पर औरतों का कत्ल होना ख़त्म होगा। मैंने आज तक नहीं सुना किसी मर्द के साथ ऐसा हो, हमेशा औरत के साथ ही होता है। बिल्कुल ऐसे ही। गलती कोई और मर्द भी करके चला जाता है ना, तो वो कहते हैं कि ये तो अब हमारे इसकी लिए गलती है, ये घर से क्यों निकली? इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए थे? कपड़े खराब एग्ज़ैक्टली। तैयार ज़्यादा थी, या हो सकता है कि इसने खुद ही कुछ ऐसा किया हो कि वो इसकी तरफ आया। बिल्कुल। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्योंकि ये इतना वास्ट टॉपिक है कि इसमें बहुत सारे पहलू निकल जाते हैं। आपको क्या लगता है जो एक बच्ची बड़ी हो रही है, स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, उसके बाद उस पे एक प्रेशर आने लगता है कि भई तुमने शादी करनी है, तुम घर के काम सीखो वरना ससुराल जाके जूते खाओगी और क्या करोगी, तुम्हें कुछ नहीं आता, फूहड़ हो, इस तरह की चीज़ें होती हैं और ये सिर्फ़ उसका अल्टीमेट जो एक अ, गोल होता है या एक हदफ होता है वो ये होता है कि शादी करनी है इसने। तो ये प्रेशर एक बच्ची पर या एक लड़की वो जो एक बढ़ती उम्र में दाखिल हो रही है उस पे उसके मेंटल हेल्थ पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? देखिए, मेंटल हेल्थ की तो मेरे ख़्याल से बात ही नहीं करते हम ख़वातीन की। हम ये बात करते हैं कि उनको दूसरों की मेंटल हेल्थ का हुँ। ख़्याल रखना है। तो जो बच्ची बड़ी होती है और एग्ज़ैक्टली यही होता है कि उसे ये बताया जाता है कि अच्छा मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन लेना है इसलिए कि रिश्ते अच्छे मिले हैं। बिल्कुल, और उसके बाद वो सीट ज़ाया कर देने आप देखिए, शायद। हमारे पास 23% ख़वातीन हैं जो कि लेबर फ़ोर्स का पार्ट है। उनमें से सिर्फ 1% है जो बिज़नेस करती हैं। 25% जो ख़वातीन हैं और ये स्टैटिस्टिक्स है, स्टेटेड फैक्ट्स है। हुँ। 25% ख़वातीन जो एजुकेशन लेकर बाहर निकलती हैं, सिर्फ वही है जो काम करती हैं। 75% तो मेडिकल कॉलेज से भी पास आउट होके घर बैठ जाती हैं। रोटियाँ पकाए, गोल रोटी बनानी। क्योंकि उनको ये सिखाया गया कि गोल रोटी नहीं बनी तो ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। पेशेंट को सही डायग्नोज़ ना भी करो मसला नहीं मसला है। नहीं है, बिल्कुल ऐसे। गोल रोटी ना बनी तो ससुराल में जाके जूते खाओ। अच्छा, मैंने कुछ टाइम काम भी किया है एक हॉस्पिटल में, वहाँ पे मैं यही देखती थी जो लेडी डॉक्टर्स होती थी वो इतनी प्रेशराइज़्ड होती थी कि घर जाना है, बच्चे देखने हैं, ये करना है, वो करना है। उनका प्रेशर इतना ज़्यादा होता था कि टाइम अगर ज़रा-सा भी ज़्यादा हो गया, ऑब्वियसली पेशेंट है, एक बंदे की जान पे बनी हुई है, उसमें टाइम लिमिट नहीं चल रही होती कि वो कब हील कर जाएगा। तो उसमें मुझे ऐसा फ़ील होता है कि इवन वो ख़वातीन जो काम कर रही हैं, जो किसी भी शोबे में काम कर रही हैं, वो घर से जब आती हैं काम करने, तो वो जो एक लगेज और एक जो बैकपैक वहाँ से लेके आ रही हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, टेंशन्स का, वो वहाँ पे भी नहीं उनसे दूर हो रहा होता, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे भी प्रॉब्लम आता है, जिसकी वजह से एक लूप है जो चल रहा है, जिसकी वजह से ये होता है कि इनकॉम्पिटेंट है औरत, या औरत जो है मर्दों की तरह कॉम्पिटेंट नहीं है, इस तरह काम नहीं कर सकती। वो ये नहीं सोचते कि वो पीछे इतना कुछ लेके आ रही है, उसका लगेज इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो नहीं वो बटन ऑफ कर पा रही घर का। तो इस चीज़ को कैसे ख़वातीन डील करें कि जब आप काम पे आ गई हैं, तो अब आपने यहाँ का देखना है, वरना आप ना यहाँ की हैं, ना वहाँ की हैं?
तो इस चीज़ को कैसे ख़वातीन को डील करना चाहिए? देखिए, कहना तो आसान है कि आप जो घर से निकल रहे हैं उसको आप बिल्कुल अपना फ़ोन ही बंद कर दें। कि आपको पता है ना क्या हो गया? आप ऐसा कर नहीं सकते, क्या हो जाएगा? आप ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि देखिए आपने भी देखा, हालाँकि हम प्रिविलेज्ड क्लास हैं। दिन में यस, कोई 50 फ़ोन आते हैं घर से। यस। बच्चों के हों, कभी कुछ हो कि भाई ये क्या करना है, खाना नहीं खा रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। डेट सेटिंग्स आप नहीं कर नहीं कर सकते। फाइनेंस वाली जॉब्स में अक्सर ख़वातीन इसलिए नहीं जाती कि देखिए हस्बैंड ने मना किया है कि 9 बजे के बाद नहीं रहना है ऑर्गेनाइज़ेशन में। क्लोजिंग आ गई, 12-1 बज गए तो वो आखिरी दिन होगा तुम्हारा। हुँ, दोबारा यहाँ नहीं आना बल्कि अपने घर चले जाना, तुम्हारा सूटकेस आ जाएगा। ऐसा तो भी इन हालात में आप कैसे कह सकते हैं कि आप जब ऑर्गेनाइज़ेशन में आएँगे तो सब कुछ भूल कर आएँगे। लेकिन हाँ, रेज़िलियंस हमारी ख़वातीन में है। इसका कोई हल इसी का रे देखिए रेज़िलियंस है। वो इन सब के साथ एग्ज़ैक्टली, ये भी इंटरनली फैक्टर है ना, एक्सटर्नल फैक्टर कोई हल नहीं है। अब वो तो बेचारी सीख जाती हैं या उनके पास कोई चॉइस नहीं है कि उन्होंने यहाँ भी अच्छा परफ़ॉर्म करना है, घर पे भी अच्छा परफ़ॉर्म करना है, वो सीख जाती हैं। वो अल्लाह मियाँ शायद एक अलग रेज़िलियंस की चिप लगा के भेजते हैं हम ख़वातीन को। लेकिन इसका कोई ऐसा हल है जो हम इस प्लेटफ़ॉर्म से अपनी सोसाइटी को मैसेज दे सकें कि देखो, अगर औरत भी घर से बाहर जा रही है और उसका अल्टीमेट फ़ायदा कहीं न कहीं हम सबको है, सिर्फ़ उसकी ज़ात को नहीं है। तो हम सोसाइटी को यहाँ से क्या मैसेज दे सकते हैं कि आपने किस तरह उस औरत को इन अननीडेड और इनसिग्निफिकेंट प्रेशर से दूर रखना है। देखिए, जो भी औरत काम करती है, औरत के अंदर ना इमोशंस रखे हैं अल्लाह ने। पैदा ही ऐसा किया है कि वो केयरिंग नेचर है। नर्चरिंग जो है बिल्कुल। वो औरत के नेचर में है, मर्द के नेचर में नहीं है। वो जब भी काम करेगी, किसी के लिए करे ना करे, अपने माँ-बाप का सोचेगी, अपने शौहर का भी सोचेगी और सबसे ज़्यादा अपनी औलाद का सोचेगी। ऐसे है। तो वो जो कुछ भी लेकर आ रही है, किसी को शौक नहीं होता इतनी मेहनत करने का, सच्ची बात है। सही बात है। जाके आप पूरा दिन लगा रहे हैं और पूरा दिन लगा के जब थक-हार के आ रहे हैं, तो फिर घर में आपके बच्चे अब कभी अपने अब्बा से नहीं कहेंगे कि हमें ये चीज़ बना के दें, वो माँ से ही अम्मा कहेंगे। से कहेंगे। और जब वो माँ से कहते हैं और वो माँ खड़ी हो जाती है काम करने के लिए, रात में भी अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है तो माँ ही उठेगी। माँ ही उठेगी। बच्चा रो रहा है तो माँ नेचुरल उसका अलार्म है ना, माँ उठ जाती है, वो आपकी आँख नहीं खुलती कभी। तो इस पे थोड़ा-सा लिवरेज ये दे दें कि अगर वो काम कर रही है तो वो आपके ही लिए कर रही है हुँ, और अगर वो काम नहीं करेगी तो ये घर भी इफ़ेक्ट होगा। देखिए वही वाली बात कि डिवोर्स रेट जो बढ़े, कराची में 15,000 लोगों के डिवोर्स हुई है पिछले साल में, 2024 में। 90% लोगों का रीज़न क्या था? फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी क्यों आई थी? मोर देन 70% वो घर थे जहाँ पे औरत काम नहीं कर रही थी, सिंगल इनकम पे थे। तो फिर पढ़ी-लिखी औरत को हमने इस तरह से टैबू क्यों बना दिया है? वो पढ़ी-लिखी औरत तो नहीं डिवोर्स पर गई, वो पढ़ी-लिखी औरत तो घर चला गई। बिल्कुल ऐसा ही है। उसने शायद कॉम्प्रोमाइज़ भी कर लिया क्योंकि उसे पता है सोसाइटी मुझे ब्लेम करेगी। शऊर है ना उसके अंदर। उसके पास शऊर था, हुँ, वो घर चला गई। लेकिन जब भी आप बात करेंगे तो कहेंगे पढ़ी-लिखी है ना। बिल्कुल। अच्छा, वो जो ख़वातीन हैं जो अपने करियर में टाइम लगाती हैं, पढ़ती हैं, क्योंकि हर हर लेवल का एक टाइम होता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल पीएचडी करके वो अगर किसी अच्छी पोस्ट पर हैं, तो उनका जो टाइम है, शादी का जो टाइम है, वो निकल जाता है। तो उस औरत को क्या प्रेशर्स फेस करने पड़ते हैं, और अगर वो प्रेशर्स में हम किसी तरह कमी ला सकें तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए 30 जैसे ही आप रीच करते हैं तो एक्सपायरी डेट लगा दी है हमारी सोसाइटी ने। हुँ। अच्छा, हमें अल्लाह ताला ने या हमारे रिलीजन ने या दुनिया में किसी ने भी ये टाइमलाइन्स नहीं बनाए। आपको नहीं लगता ऐसे शायद बायोलॉजिकल क्लॉक होती है औरत की? देखिए, ज़्यादा देखिए, शादी का जो मकसद होता है कि उसमें ऑब्वियसली बच्चे होंगे, आगे नस्ल चलेगी, तो उसमें एक मेडिकल पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो उसमें एक बायोलॉजिकल क्लॉक तो है ही है कि एक सर्टेन एज के बाद औरत कंसीव नहीं कर पाती है, मुश्किलात हो जाती हैं। वो भी एक प्रेशर है औरत पे। मुझे ऐसा लगता है कि शादी का जो प्रेशर होता है 30 के बाद, वो इसीलिए होता है कि वो बायोलॉजिकल क्लॉक स्टार्ट्स टिकिंग। तो इस चीज़ को किस तरह डील करना चाहिए, और वो ख़वातीन जो वाक़ई पढ़ के उन्होंने, उनको फैमिली से भी सपोर्ट है, सब कुछ अच्छा है, वो कुछ बन भी गई हैं, लेकिन वो जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसका टाइम बहुत कम रह गया है। तो वो जो प्रेशर्स आते हैं औरत पे, उसका क्या एक पहलू हो सकता है, या किस तरह उसे डील किया जाए? देखिए हम तो ये बात कर ही नहीं रहे कि शादी ना करें और डायरेक्ट करियर की तरफ आप परस्यू करना शुरू कर दें। हम कह रहे हैं शादी करें और करियर भी परस्यू करें। शादी भी ज़रूरी है, आप बात जो कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लॉक की। अच्छा, बायोलॉजिकल क्लॉक भी ऐसा नहीं कि 30 पे आके आपकी एक्सपायरी डेट हुँ, रीच कर हुँ। गई है। हम तो 18 साल की लड़की को कहते हैं कि वो डॉक्टर भी बन गई हो और उसके पास जो है डिग्री आ गई है। उसने जो है शादी भी कर ली और अगले साल बच्चा भी आ गया। ऐसा नहीं हो सकता, सब कुछ एक साथ नहीं हो सकता। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि आप शादी ना करें, शादी करें, करियर को भी परस्यू करें, ताकि आपकी फैमिली भी खुश रहे और आप भी अपने करियर में आगे बढ़ते रहें। सोसाइटी को भी तो कुछ देना है ना। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, अब हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, और जहाँ ख़वातीन की रेज़िलियंस की बात हो रही है, जहाँ उनकी स्ट्रेंथ की बात हो रही है, तो वहाँ जैसे आजकल फ़लस्तीन का इशू बहुत ज़्यादा
चल रहा है और बहुत 70,000 से ज़ायद वहाँ ख़वातीन शहीद हो चुकी हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि वही ख़वातीन अपने बच्चों को बचा भी रही हैं, लाशें भी उठा रही हैं अपने औलादों के, और बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथ, और दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इस वक्त हम देख रहे हैं कि वहीं ख़वातीन की स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी वहाँ के लिए भी, और सॉलिडारिटी के लिए उनके साथ कोई मैसेज जो हमारी आवाम को देना चाहें? पहले तो हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि जो फ़लस्तीन में जिस औरत को मारा जा रहा है, शहीद किया जा रहा है, वो भी औरत ही है। बिल्कुल। जब इंटरनेशनली वुमेन राइट्स की हम बात करते हैं, तो वो 17,000 ख़वातीन जो कि पिछले 15 महीनों में शहीद कर दी गई, वो भी औरतें ही थी। उनके भी प्रॉब्लम्स हैं, वुमेन इश्यूज़ हैं, उनको भी वो सब फैसिलिटीज़ चाहिए जो हमें चाहिए, बिल्कुल सही। और और उनको दी नहीं जा रही हैं। जिसकी वजह से शहीद होना तो चले, उनकी तो लाइफ़ ही ख़त्म हो गई। देना तो दूर की बात, जो था वो भी पीछे ज़िंदा है, उनका क्या होगा? क्या उनके पास फैसिलिटीज़ हैं? वो किस तरह से, जब घर ही नहीं रहे, उनके पास कोई भी फैसिलिटी नहीं है, वो किस तरह से ज़िंदगी गुज़ार रहे होंगे? और एट द एंड ऑफ द डे वॉर को कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। ये हमेशा मेरा हमेशा कहना होता है कोलैटरल डैमेज लेकर आती है, 2 लोगों का नुकसान होता है, और उसमें जो वहाँ पे औरत है, वो भी औरत ही है। उसके लिए भी इतनी बात करें, बल्कि मैं सबको कहूँगी जितने भी हमारे एक्टिविस्ट हैं, कि उनके लिए भी आवाज़ उठाएँ थोड़ी। उठा भी रहे हैं, और भी इसकी ज़रूरत है। और औरत हर जगह कॉम्प्रोमाइज़्ड है, थोड़ा-सा ये नज़र आता है, लेकिन सही है कि हमें ये पता है कि उनके राइट्स भी हैं, और हमें पता होने चाहिए। और जो वहाँ पर हो रहा है बहुत अनफॉर्च्यूनेट है। दुआएँ भी उनके साथ हैं, और आई होप कि ये सीज़फायर प्रोलॉन्ग करे। इंशाल्लाह, आमीन। इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि औरत को शायद खुदा की तरफ से इतनी स्ट्रेंथ दी गई है कि वो दुनिया का हर चैलेंज, डोमेस्टिक हो या किसी तरह का एक्सटर्नल इंटरनल चैलेंज हो, वो बहुत आराम से फेस कर जाती हैं, और उन्होंने सीखा है कि अपने आप को बाद में रखना है और दूसरों को पहले रखना है। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि अपने घर की औरतों का ख्याल रखें, वो आपके लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज़ेज़ करती हैं, सैक्रिफाइसेस करती हैं, तो उनकी इन सैक्रिफाइसेस को एक्नॉलेज करें और उनका बहुत ख्याल रखें। अपना भी ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।